नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और बुधवार का दिन भारतीय बाजारों में फिलहाल तो रिकवरी दिखाई पड़ रही है। निचले स्तरों से एक अच्छा मूव इंडेक्स ने लिया है और ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास इंडेक्स अभी कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहा है। हालांकि बहुत बड़ा कोई फायरवर्क नहीं है, लेकिन लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी जरूर आपको इंडिसेस में दिखाई पड़ेगी। फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे इंडिसेस सो फार कामकाज करते हुए निफ्टी बैंक दोनों में ही लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी है और मिड कैप स्मॉल कैप भी कुछ अपटिक्स दिखा रहा है। ऐसा नहीं है कि वहां पर कोई हरा निशान आ गया है, बहुत बढ़िया तेजी आ गई है, लेकिन फिर भी लोअर लेवल से जो फर्स्ट हाफ का डैमेज था उसको एटलीस्ट कंट्रोल होता हुआ दिखाई पड़ रहा था। मिड कैप में रिकवरी है, स्मॉल कैप बिल्कुल फ्लैट हो चुका है। तो अब एडवांस डिक्लाइंसेस में डिक्लाइंसेस जो करीब करीब एक समय पर हावी थे बाजार पर, वो अब वापस तेजी में कन्वर्ट हो रहे हैं। 14,500 शेयर तेजी में है, 13,1350 शेयर में बिकवाली देखने को मिल रही है। 1,700 शेयर बीएससी में एडवांसेस में और 100 शेयर एसएफएनओ में जो कि तेजी में कामकाज कर रहे हैं। और निफ्टी बैंक का कुछ सपोर्ट हैवी वेट्स की तरफ से भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज हम बातचीत करेंगे राजेश पालविया साहब से, हमारे साथ मौजूद हैं एक्सिस सिक्योरिटी से, जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर। राजेश जी से हम बातचीत करेंगे इंडिविजुअल कॉल्स के ऊपर भी और साथ से एक सस्ता ऑप्शन भी उनसे हम आइडेंटिफाई करवाएंगे। लेकिन राजेश जी से बातचीत करने से पहले कुछ ऑप्शंस के नंबर आपकी स्क्रीन पर आएंगे। किस तरह की पोजीशनिंग सो फार इंडिसेस में देखने को मिल रही है। 18,300 400 मेजर कॉल राइटिंग जोन, क्योंकि आज सुबह इंडिसेस खुला तेजी में, उसके बाद बिकवाली आई, फिर बिकवाली के बाद लोअर लेवल से वापस पुल बैक आ रहा है। तो 18,300 500 ये वो जोन है जहां पर कॉल राइटर्स हैं। नीचे 18,200 18,300 के आसपास पुट राइटिंग इंडिसेस में देखने को मिले, यानी कि मोटा मोटा एक रेंज के अंदर इंडिसेस अभी कामकाज कर रहा है। निफ्टी बैंक की सिचुएशन भी देखिए, क्योंकि निफ्टी बैंक के केस में भी जो दायरा है वो कुछ इसी तरह से दिखाई पड़ेगा। 42,200 43,200 43,300 43,500 मेजर कॉल राइटिंग जोन। 43,000 के जोन में पुट राइटर्स आपको दिखाई पड़ेंगे। 43,200 के आसपास भी पुट राइटिंग होते हुए दिख रही है। हीट मैप, क्योंकि मार्केट्स में फेरबदल हुआ है और 50-50 का रेशियो आपको दिखाई पड़ रहा है, तो अभी बुलिश साइड पे साइन है। 63 शेयर तेजी में, 34 शेयरों में लॉन्ग्स हैं। शॉर्ट कवरिंग है 63 में, 25 में शॉर्ट्स है और 68 में अनवाइंडिंग, यानी मोर लेस 50-50 का रेशियो बायस पॉजिटिव साइड पर। लॉन्ग बन रहे हैं इंडिया सीमेंट में, इंडसइंड बैंक में, सीमेंस में, एचडीएफसी लाइफ में, जुबिलेंट फूड में जहां पे खरीदारी है। शॉर्ट कवरिंग है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में, पीडीलाइट में न्यूज फ्लोज के दम पे कल की बिकवाली के बाद पुल बैक। लॉन्ग आज पूरे कैपिटल गुड स्पेस में, कमिंस सीमेंस दोनों तेजी में है। ट्रेंट और जीएनएफसी यहां पर भी खरीदारी देखने को मिल रही है। बिकवाली का दौर आज कुछ हद तक फार्मा, कुछ सेलेक्टिव स्टॉक्स या फिर केमिकल से आरती इंडस्ट्रीज नंबर्स के बाद यहां पर 8-8.5% बिकवाली। पीएनबी रेन इंडस्ट्रीज नंबर्स के बाद 2.5% नीचे। आईजीएल करीब करीब 2% नीचे। अपोलो टायर्स अनवाइंडिंग कह लीजिए, इसमें 3% की बिकवाली है। वोडाफोन आइडिया, वर्लपूल, टाटा कम्युनिकेशन कल की तेजी के बाद करीब 1.5% नीचे कामकाज कर रहा है। इन आंकड़ों के बीच में अब हम बातचीत करेंगे राजेश सर से। राजेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स को लेकर आपका व्यू, क्योंकि बाजार एक दायरे में है, कह सकते हैं कि वो बड़ा इवेंट जो पॉलिटिकल फ्रंट पे हो रहा है कर्नाटक में, उसके पहले भी बाजार बिल्कुल शांत है, तो कैसे देखिए मार्केट्स को, क्या करना चाहिए अभी? गुड आफ्टरनून सुमित जी। तो देखिए, ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है। जरूर थोड़ा मार्केट एक पॉज मोड में यहाँ पे आते हुए दिख रहा है। पिछले 2 सेशन में देखें तो ऑलमोस्ट हायर साइड पे एक जरूर सप्लाई बना हुआ है। बट अगर हम देखें तो 18,200 18,150 ये इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक ये लेवल को डिसाइसिव ब्रेकडाउन नहीं होता निफ्टी में, जब तक हमें नहीं लगता कि कोई सच यहाँ पे डर वाली कोई सिचुएशन है तेजी के साइड के ट्रेड होल्ड करने के लिए, तो हमें लगता है छोटा मोटा डिप जो मिल रहा है वो एक अपॉर्चुनिटी ही है बाय करने की। हायर साइड पे जरूर कॉल राइटर एग्रेसिव है। 18,300 18,400 की स्ट्राइक पे ये लेवल जब क्रॉस होंगे तो एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे बनते हुए दिखेगी। तो रणनीति तो हमारी अभी भी बाय ऑन डिप्स की है। 18,250 18,240 अगर ये लेवल मिलते हैं निफ्टी स्पॉट पे तो वहाँ बाय ही करना है। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 18,180 के आसपास के, और अपसाइड के टारगेट 18,300 से लेकर 18,350 तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं निफ्टी स्पॉट में। तो डिप्स में बाय करना, अगर यहाँ से 20-25 पॉइंट का अगर कोई डिप मिलता है तो वहाँ पे बाय ही करना चाहिए। क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है। पुट राइटर्स 18,200 18,100 इवन 18,000 ये सारी स्ट्राइक्स पे पुट राइटर्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो दिखाता है कि मार्केट ये छोटी मोटी अगर कोई डिप मिलती है तो वहां पे होल्ड आउट करते हुए दिखेगा। 18,180 ये पहले भी राजेश जी रीइटरेट कर चुके हैं कि ये स्टॉप लॉस के तौर पे आप यूज करेंगे, किसी भी गिरावट में खरीदारी करेंगे। 18,350 400 ये वो जोन है जहां पर आमतौर पे आके प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो 18,180 के आसपास एक स्टॉप लेके आप लॉन्ग जाएंगे और 18,350 के टारगेट्स के लिए आप निफ्टी को देख सकते हैं। लाइकवाइज राजेश जी, निफ्टी बैंक थोड़ा ड्रैग कर रहा है पीएसयू बैंक्स, लेकिन अदरवाइज क्या करना चाहिए निफ्टी बैंक के अंदर?
बिल्कुल देखिए सुमित जी, बैंक निफ्टी के सेटअप को भी अगर हम देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा जो हैंडल बना हुआ है वो है 43,500 43,600 के आसपास। ये लेवल को क्रॉस करने में थोड़ा सा यहाँ पे इफर्ट लग रहा है बैंक निफ्टी को, और वहाँ छोटा मोटा प्रॉफिट टेकिंग जैसा ट्रेड वहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिख रहा है। जरूर आज पीएसयू बैंक ने थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट किया है, जिसके चलते निफ्टी बैंक निफ्टी एक रिकवरी नहीं दिखा पाई है सब्सटेंशियल। बट इसमें भी देखें तो ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश ही है इसका, क्योंकि 43,000 42,800 ये पुट राइटर्स का बेस है जो कि अभी भी इंटैक्ट है। यहाँ पे कोई भी ऐसा अनवाइंडिंग का ट्रेड नहीं बना है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे एक दायरे में ट्रेड होता हुआ दिखेगा। टूवर्ड्स 43,000 के नजदीक मिलता है बैंक निफ्टी तो वहाँ पे बाय करना है। स्टॉप लॉस रखने 42,800 के। जब तक 42,800 नहीं टूटता है बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति रखेंगे, और अपसाइड में 43,500 तक के टारगेट हमें लगता है आते हुए दिख सकते हैं। वो लेवल क्रॉस अगर होता है क्लोजिंग बेसिस पे तो ये रैली फिर एक्सटेंड होते हुए भी दिखेगी। तो यहाँ पे भी अभी ट्रेड बाय ऑन डिप्स का ही रखेंगे बैंक निफ्टी में। टुवर्ड्स 43,000 के जितना नजदीक मिले वहां बाय करेंगे। तो आप लॉन्ग साइड पे यहाँ भी रहेंगे 43,500 एक स्टॉप लॉस टारगेट, और 42,800 के करीब जितना मिले आप वहां पर लॉन्ग जा सकते हैं निफ्टी बैंक को लेकर भी। राजेश जी, इंडिविजुअल कॉल्स, कहां पर तेजी कहां मंदी? तो पहला स्टॉक सुमित जी पीडीलाइट इंडस्ट्री है। स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। एक अप स्लोपिंग चैनल जो डेली चार्ट पे बन रही थी उसका भी ब्रेकआउट यहाँ बना है। और अगर वीकली सेटअप पे भी देखें तो ऑलमोस्ट ये 4-5 वीक से एक अच्छी अप मूव यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए दिख रहा है। आज अपने 200 डे मूविंग एवरेज को भी ऑलमोस्ट ये निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके के सेटअप बने लॉन्ग बिल्टअप यहाँ पे देखने को मिला है, हमें लगता है कि ये स्टॉक में मोमेंटम यहाँ पे एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। 2600 से लेके 2630 तक के अपसाइड हमें लगता है इसमें आते हुए दिख सकती है। पीडीलाइट फ्यूचर बाय करेंगे, स्टॉप लॉस होगा करीब 2495 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक हमें अट्रैक्टिव लग रहा है बाय करने के लिए वो है ओबेरॉय रियल्टी का। हालांकि अभी यहाँ पे स्टॉक पिछले कुछ दिनों से कंसोलिडेशन करते हुए दिख रहा है, लेकिन जिस तरीके के इसके सेटअप बने स्टॉक एक बड़े ब्रेकआउट के लिए यहाँ पे रेडी होते हुए दिख रहा है। हमें लगता है ओबेरॉय रियल्टी में यहाँ पे 920 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और अपसाइड के टारगेट जो बन सकते हैं वो करीब 990 से 1000 तक की तेजी यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। जो तीसरा स्टॉक हमें यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो है ट्रेंट का। ट्रेंट में देखें तो जिस तरीके से आज बाइंग इंटरेस्ट बना है स्टॉक में, अगर हम देखें तो सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। स्टॉक में देखें तो आज लॉन्ग बिल्टअप बने हैं, करीब ओपन इंटरेस्ट भी आज लॉन्ग बिल्टअप की तरफ ऐड होते हुए दिख रहा है। 9 दिन की हाई को भी आज ब्रेक किया है। तो ट्रेंड फ्यूचर यहाँ पे बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट 1500 1520 तक आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा करीब 1425 के आसपास। तो तीन नाम जो कि राजेश जी ने आपको सुझाए हैं, पहला है पीडीलाइट जिस पे आप लॉन्ग जा सकते हैं। आज न्यूज़ फ्लोज भी हैं और न्यूज़ फ्लोज के बीच में स्टॉक ने बढ़िया पुल बैक दिया है, कल की बिकवाली के बाद शॉर्ट कवरिंग कह सकते हैं। और दूसरा ट्रेंड जहां पर आप लॉन्ग जाएंगे, और तीसरा है ओबेरॉय रियल्टी जहां पर रियल स्टेट स्पेस में सेलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर कुछ हद तक एक बढ़िया मूव आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। ट्रेंड 1500 1550 के टारगेट्स के लिए, और ओबेरॉय रियल्टी तीसरा नाम जहां पर आप लॉन्ग जा सकते हैं, और लॉन्ग जाएंगे 990 1000 रुपए के टारगेट्स के लिए। एक अहम खबर आ रही है जहां पर जो कंपनी अगर जो लीज पर देते हैं अपने ऑफिसेज, तो उसको भी अब मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे के अंदर डाला जाएगा। ये पूरी खबर पहले समझ लेते हैं लक्ष्मण जी से, उसके ऊपर आगे हम बातचीत करेंगे बाद में। लक्ष्मण जी, ये मनी लॉन्ड्रिंग का जो दायरा बढ़ाया गया है और जो लीज पे ऑफिसेज दिए जाएंगे उनको भी अब इसी दायरे के अंदर लाया जाएगा, सही समझ रहा हूं ना मैं खबर? बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग का दायरा पिछले कई दिनों से बढ़ाया जा रहा था, तो अब तक यह था कि मामला सिर्फ सीए तक सिमट करके रह गया था। अब आम लोगों तक ये दायरा बढ़कर आ गया है। अब कल देर रात में जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें साफ तौर से कहा गया है कि 5 नई तरह की एक्टिविटी है जिसको मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में शामिल किया गया है। उसमें से सबसे काम की और सबसे ज़्यादा जिसका आम लोगों का नाता रिश्ता है वो है किराएदार और मकान मालिक। अगर आप कोई भी ज़मीन, कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी ऑफिस स्पेस अगर किसी कंपनी को ऑफिस पे किराए पर देते हैं तो आप जो है इस मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में आएंगे, अगर कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग का काम करती हुई पाई जाती है तो। हालांकि इसमें एक छूट दी गई है। छूट ये दी गई है कि अगर कंपनी के साथ आपने कोई लीज एग्रीमेंट किया है, उस लीज एग्रीमेंट के तहत कंपनी आपको जो किराया देती है वो किराया अगर कंपनी टीडीएस काट करके देती है तब आपको मकान मालिक होने के नाते या फिर प्रॉपर्टी के मालिक होने के नाते यहाँ पे राहत मिलती हुई दिखेगी।
दूसरी जो एक्टिविटी इसको शामिल किया गया वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप कंपनी फॉर्मेशन एजेंट हैं, कंपनी को बनाने में एजेंट की भूमिका आप निभा रहे हैं, आगे चल के कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में आती है तो भी आप मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में आएंगे फॉर्मेशन एजेंट के तौर पर। अगर आप ट्रस्टी हैं या फिर ट्रस्टी बनाने में भूमिका निभा रहे हैं, इसी तरीके से कंपनी के डायरेक्टर हैं या कंपनी के डायरेक्टर बनाने में भूमिका निभा रहे हैं तो भी आप इसके दायरे में शामिल हो जाएंगे। हालांकि इसके लिए कुछ अपवाद दिए गए हैं किस किस हालात में आपको राहत मिलेगी, लेकिन यह है कि अब सरकार मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में काफ़ी ज़्यादा सख्त होने जा रही है। किसी भी अप्रत्यक्ष तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शना चाहती है। लक्ष्मण जी, इसमें मेजरली जो रियल एस्टेट प्लेयर्स जो लीज पे ज़्यादा काम करते हैं, लीज के लिए ज़्यादा जिनकी यूनिट चलती हैं, उन पर नज़र रखी जा सकती है ना? उन पर नज़र रखी जा सकती है। मतलब ये रहा कि हम तो सिर्फ लीज पर दिए थे, हमें उस कंपनी से कोई नाता रिश्ता नहीं है, ये कह के आप नहीं बच सकते हैं। हाँ, आपको एक राहत दी गई, चूंकि ऐसा नहीं कि ईमानदार आदमी भी इसमें पिस न जाए, तो इसके लिए एक राहत दी गई है, उसमें अपवाद भी दिए गए हैं। 5 एक्टिविटी को शामिल करने के बाद 6-7 अपवाद वहाँ पर शामिल किए गए हैं और कहा गया है कि अगर लीज पर देते हैं अपनी प्रॉपर्टी को या फिर लीज पर देते हैं अपनी ज़मीन को, लैंड को, तो लीज एग्रीमेंट के तहत अगर आप वहाँ पे जो TDS काट कर पैसा अगर आपको देता है आपका किराएदार, तो फिर आपको यहाँ पे अपवाद के स्वरूप रखा गया, यानी आप पर इस तरह की कार्रवाई नहीं होगी, आपके इस एक्टिविटी को शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन जैसे ही TDS कटता है तो एक पूरा मनी ट्रेल पता चल जाता है, इसलिए TDS के इस प्रावधान को रखा गया अपवाद के तौर पर। इसी तरीके से CS है, कंपनी बनाने में अगर आपने भूमिका निभाई है लेकिन अगर आपने डिक्लेरेशन दे रखा है तो उस डिक्लेरेशन दे रखा है तो फिर आपको यहाँ पर अपवाद है। तो इस दायरे को बढ़ाते हुए सरकार ये भी कोशिश की है कि ईमानदार आदमी जो मनी लॉन्ड्रिंग से नाता रिश्ता नहीं रखता है उसको बेवजह परेशान ना होना पड़े, इसलिए सरकार ने अपवाद भी सुनिश्चित किए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी, ये तमाम खबर हमें समझाने के लिए। और जो इसके केविएट हैं साथ साथ, मतलब ना केवल इसमें दायरा तो बढ़ाया गया लेकिन इसके साथ साथ कुछ केविएट्स भी जोड़े गए हैं, वो केविएट्स भी पूरी तरह से हमें समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी। एक और खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। बात करते हैं नंबर्स को लेकर, जहां पे चौथी तिमाही में सीएट के नतीजे शानदार रहे हैं। सालाना आधार पर कंपनी का मुनाफा 5 गुना बढ़ा है और मार्जिन में करीब 13% की बढ़ोतरी हुई है। नतीजे और आगे की ग्रोथ पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के CFO कुमार सुबैया सर मौजूद हैं। कुमार सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि बहुत ही अच्छे नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं, ना केवल YOY बेसिस पर बल्कि सीक्वेंशियल बेसिस पे भी कंपनी के नंबर्स में बढ़िया जंप आया है। तो इसको मैं 2 हिस्से में बांटूंगा। पहला वॉल्यूम पार्ट, क्योंकि वॉल्यूम में एक अच्छा पिकअप देखने को मिला है, और दूसरा क्योंकि इनपुट कॉस्ट बढ़ी हुई थी बेस क्वार्टर्स की तरफ, वो बहुत हद तक अब नीचे आई है, तो जिसका इम्पैक्ट कंपनी के मार्जिन पे भी देखने को मिला है। तो ये दोनों अभी की सिचुएशन में कैसे कर रहे हैं? Okay, first of all, thank you for having me on your show. So, good afternoon to you and the viewers. Overall, last year it was a good growth contributed by both volume as well as price. So, across most categories and year-on-year basis as well as quarter-on-quarter basis, in Q4 we grew. In quarter-on-quarter we grew by about 7%, and year-on-year we grew by a little lower than that. With respect to current situation, raw material prices moved down in Q4. That was one of the reasons for the margin expansion to happen in the quarter, and we were able to largely hold on to our prices. So therefore, drop in raw material prices led to expansion of gross margins. Your question: how are things now with respect to raw material cost? Crude is range bound generally. It's moving in the range of $75 to $80 for the last few weeks, okay, which is and if it sustains a lot of our crude derivatives, etc., where we could see some stability in prices. As far as natural rubber is concerned, there has been some increase in the prices of natural rubber, more in the local market, and the international market also has seen some marginal upward movement in the last 1 month or so. So that's a situation with respect to raw material prices. And coming into current quarter, I think in generally Q1 is a good quarter for us. Tire demand generally is a little higher thanks to demand from farm sector, and customers or end users tend to replace the tires during the summer periods and things like that. So looks positive. We look forward to a good Q1. एक्सपोर्ट मार्केट
ने बढ़िया नंबर्स पोस्ट किए हैं इस बारी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी और वाई वाई बेसिस पर भी। तो एक्सपोर्ट मार्केट का सिचुएशन गोइंग फॉरवर्ड कैसा देख रहे हो आप? और दूसरा ओईएम्स की डिमांड, क्योंकि ओईएम्स ने भी बहुत स्ट्रांगली परफॉर्म किया है, सो ये दोनों सेगमेंट कैसा परफॉर्म करेंगे? Okay, as far as exports is concerned, last year was a difficult year, I must say, FY23. Post Russia-Ukraine war, some other countries got impacted due to, lower demand, particularly Europe. Demand came down in most part of the last financial year. And some other countries also got impacted on account of depreciation of the respective countries. The case in point here, or for example, our own neighboring countries like Nepal, Sri Lanka, many of the African countries, okay, had difficulties in even getting the dollars to import tires. So from that point of view, it impacted. Europe went into kind of a recession. A lot of our dealers in Europe tried to maintain normal levels of inventory or lower levels of inventory compared to the period prior to that. So therefore, it had an impact. We saw a little bit of recovery in quarter four. Generally in quarter one, exports would do well. So therefore, we see that normalizing on a last year kind of a base. Maybe would grow a little bit as we see some recovery in the current year versus last year. So that's the way we see as far as exports market is concerned. With respect to your second question on OEMs, OEM was one of the major contributors for our growth in FY23. We had a very strong double-digit growth in most of the categories, higher growth in commercial vehicle categories and passenger car categories, and lower levels in case of two-wheelers. I think some of our OEMs, two-wheeler OEMs, faced issues in export of their own vehicles in Latin American and African countries, and it had an impact in terms of their own total production. Coming into FY24, coming into quarter one of the FY24, okay, we expect OEMs to do well. We saw the numbers of OEMs for the month of April for the quarter four. We see some recovery, particularly in passenger cars, where the availability of chips or semiconductor is largely, it looks like, has been sorted, and therefore we hope it would be good for them, and therefore we look forward to improvement in our own volumes to them. And second is in farm sector also, OEMs would tend to generally do well in quarter one, because farmers would generally try to buy farm vehicles a little before monsoon, and same thing applies to tires also. So we look forward to a positive quarter as far as OEMs are concerned. कुमार सर, एक चीज़ और, इस बार के नंबर्स में नोटिस किया मैंने कि कंपनी का केपेक्स से 180 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए के आसपास का केपेक्स हुआ इस क्वार्टर के अंदर, और उसके बावजूद भी डेट में रिडक्शन देखने को मिला है। तो क्या कैश फ्लोज इतने स्ट्रांग थे कि केपेक्स भी पूरा हुआ और डेट भी रिड्यूस हुआ, और गोइंग फॉरवर्ड डेट का सिचुएशन कैसा रहना है? Okay, yes, yeah, you're right. Your observation is absolutely right. Okay, in quarter four, we spent normal level of capex. Our forecast for last year was about 900 crores of capex cash flow. Okay, and we spent that much of money in line with our estimate that we had for capex in full year FY23. As far as quarter four is concerned, that question that you're asking, we spent approximately about 220 crores in quarter four. We managed to bring our working capital down substantially in quarter four. Okay, and that helped in terms of unlocking some cash. Close to about little over 200 crores of reduction happened in working capital. Our operating performance in quarter four was also better. So therefore, it helped in terms of bringing our debt by about 200 crore, by about 256 crores in quarter four. So we are happy with the outcome that we achieved. And if you really look at it on a full year basis in FY23, we spent about close to 900 crores of capex, and the level at which we ended the year in terms of debt was marginally below the level at which we started the year, which means that all of the capex of 900 crores that we incurred in FY23 was funded through internal accruals. So we are happy with that, and it's helping us to preserve our capital or use our capital for our future growth requirements better. जी,
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। थोड़ा समय का अभाव था, वरना आपसे और बात करते, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए और हमसे बातचीत करने को। एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बढ़िया नंबर्स कंपनी ने जो पोस्ट किए उसके लिए भी। सीएट का स्टॉक लेकर आएगी कि अच्छी तेजी है, 1.5% ऊपर आज भी ये कामकाज कर रहा है और जिस तरह की तेजी से पिछले पूरे एक साल में दिखाई है, सराहनीय है। जोरदार उछाल के साथ ये स्टॉक पूरे साल में कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। तो 1.5% की बढ़त आज भी नंबर्स के बाद स्टॉक में देखने को मिल रही है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और बातचीत करेंगे राजेश सर से, हमारे साथ बने हुए हैं। उनसे एक सस्ता ऑप्शन आइडेंटिफाई करवाते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. कैसे करते हैं ट्रेड? ट्राई 5 पैसा। ऑर्डर छोटा हो या बड़ा या कार्ट में पड़ा, कोई वैल्यू या सेगमेंट या कोई भी टाइप, ब्रोकरेज को लेकर अब नो मोर हाई। और सुन, 2 लाख के स्टॉक्स या 2000, इन्वेस्ट मर्जी से करो यार। ना लगे कैलकुलेटर, ना लगेगा पेन, अल्ट्रा ट्रेडर पैक से होगा ब्रोकरेज सिर्फ ₹10। कमीशन की टेंशन छोड़ो, 5 पैसा से रिश्ता जोड़ो। विद 5 पैसा अल्ट्रा ट्रेडर पैक, ब्रोकरेज होगी सिर्फ ₹10 फ्लैट। बीट दैट। ऐसे करते हैं ट्रेड। सोच मत छोटे, इंस्टॉल मार। Investment in securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing. तेरी रोशनी हूं मैं, किसना। Don't like unwanted add-ons? Buy car insurance on PhonePe. Choose the add-ons you need. Save up to ₹12,000 on car insurance on PhonePe. Hey buddy. Hope you like them. Introducing Apollo Alpha. Add more thrill to your beast. ये स्नैक्स एंजॉय करने का नया तरीका है, स्मार्ट तरीका है। पर आपको पता है और क्या स्मार्ट है? इन्वेस्टिंग ऑन एंजल वन, जीरो ब्रोकरेज एंड फुल कन्वीनियंस। अब तो मैं सिर्फ फूड शेयर करता हूँ, ब्रोकरेज नहीं। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. लोकल कूलर ने निकाल दिया ना पसीना, ले आए सीएफटी टेक्नोलॉजी वाला सिम्फनी एयर कूलर जो दे पूरी कूलिंग पूरे सीजन। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। Canara Bank presents Canara Premium Payroll Account. Free term insurance and instant overdraft facility. Avail unique advantages and benefits. Experience the best. Discover a world of banking possibilities with Canara Bank API Banking. You deserve the best. Canara Bank, together we can. Raj Nandini Metal Limited. We are India's leading manufacturer of copper wire rods, fine copper wire and house wire and cables. A name of trust with a legacy of 13 years. Raj Nandini Metal Limited. Let's you and me step out and see how blue the sky, how tall the trees. Cause forever. Skoda brings you Kushaq and Slavia, India's safest family cars. हूं मैं स्लो क्योंकि मैं कछुआ हूं, लेकिन आपके वेल्थ मैनेजर्स को इतना स्लो नहीं होना चाहिए, पता है ना। चुनिए नुवामा, हम काम करते हैं सही स्पीड से क्योंकि हम करते हैं वही जो आपके और आपके पैसों के लिए है सही। नुवामा, लेट्स डू इट राइट। अब देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स बिल्कुल फ्लैट अभी कामकाज करते हुए। निफ्टी फ्लैट, सेंसेक्स फ्लैट, मिड कैप इंडेक्स फ्लैट टू नेगेटिव और स्मॉल कैप फ्लैट टू पॉजिटिव टोन पे कामकाज करता है। राजेश सर, सस्ता ऑप्शन कौन सा चुना आपने? सुमित जी, देखें तो आज इंश्योरेंस सेक्टर में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है और सारे स्टॉक्स एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे दिखा रहे हैं। उसमें से हमें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का स्टॉक यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है। जिस तरीके से आज लॉन्ग बिल्टअप यहाँ पे देखने को मिला, करीब 2 से 2.5% के आसपास ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है और स्टॉक को देखें तो ऑलमोस्ट ये 450 का जो एक लेवल था उसको भी क्रॉस करते हुए दिख रहा है।
हमें लगता है जिस तरीके के सेटअप है आईसीआईसीआई प्रू के, यहाँ पे 450 के कॉल ऑप्शन को बाय करके यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आईसीआईसीआई प्रू के टारगेट आना चाहिए 465 470 तक के, तो 450 का कॉल ऑप्शन बाय करना है। अपसाइड के टारगेट इस ऑप्शन का आना चाहिए करीब 18 रुपए से 22 रुपए तक के। स्टॉप लॉस जो रखेंगे करंट लेवल से वो होगा करीब 7 रुपए 50 पैसे के आसपास। तो आईसीआईसीआई प्रू का 450 की टाइप का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल 450 की कॉल में आप खरीदारी कर सकते हैं। अभी 10 रुपए की रेंज में कामकाज कर रही है। इसके टारगेट्स 18 रुपए पहला और 20 रुपए दूसरा। 7.5 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहां पर आप मेंटेन करेंगे। कैश में राजेश सर को लगता है 465 470 तक की चाल शायद आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल दिखा सकता है, इस लिहाज से आप नजर रखें। वैसे भी आज पूरा इंश्योरेंस बजिंग है, एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सब में खरीदारी देखने को मिल रही है, तो उसी को ही आप राइड कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश सर, आज समय का अभाव था इसलिए आपसे बहुत बात नहीं हो पाई, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय में देने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए। मार्केट्स को लेकर राय पॉजिटिव, पीडीलाइट, ट्रेंट और ओबरॉय 3 नाम जो कि लॉन्ग साइड पर, और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के जरिए आप सस्ते ऑप्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और सास बहू और सेंसेक्स आशीष वर्मा के साथ। नमस्कार।